अब देखो अपना दो टॉपिक तो होगा। अब तीसरा टॉपिक है मानचित्र प्रक्षेप। उससे हार्ड लागा मन तो कार्टोग्राफी और तो ठीक है। गोलाकार भरती हुई अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप की संख्या दी गई है। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ है किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े के पर्दे पर दिखलाना। पृथ्वी की ग्लोब आकृति के कारण इसके संपूर्ण भूभाग अथवा उसके किसी बड़े अथवा छोटे भूभाग को पूर्ण शुद्धता के साथ समतल कागज पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इस कार्य के लिए प्रक्षेपों की आवश्यकता होती है। अब देखो अपन तीन प्रक्षेप हुए मुख्यतः। एक तो दिशा प्रक्षेप, मतलब कौन सो शुद्ध दिशा है, कौन शुद्ध आकृति है, कौन सो क्षेत्रफल है, कौन सो दिशा भी होती है, आकृति भी, कौन क्षेत्रफल करनी, सब अलग अलग होती है। तो दिशा प्रक्षेपण दोनों स्थानों की सापेक्ष स्थिति व दिशा की आकृति आती है। आकृति दिशा शुद्ध रखने पर आकार में आकृति आ जाती है। क्षेत्रफल दिशा व आकार में से कोई एक गुण बनाए रखने पर क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाता है। किसी भी प्रक्षेप में तीनों गुण एक साथ सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। अगलो मानचित्र प्रक्षेप संबंधी कुछ आवश्यक तत्व। किसी स्थान की भूमध्य रेखा ने भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन होने से उत्तर तथा दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किन कमा कम भूमध्य रेखा भी को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग न कमा समान अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश समांतर रेखा कहलाती है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर शुद्ध पूर्व पश्चिम दिशा में खींचे जाते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रेटिकुल नेट ग्रिड या मेष के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर कुल अक्षांश कथा में 181 अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी 90 डिग्री दक्षिणी प्लस 0 डिग्री होते हैं। भूमध्य रेखाओं पर अक्षांशों के मध्य की दूरी 110.569 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 111.700 किलोमीटर की होती है। भूमध्य रेखा एकमात्र अक्षांशीय वृत्त है जो कि ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश याद करना है 181 में, और भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के मध्य की दूरी पूछ लेना है जना। तो 110 हुआ भूमध्य रेखा पर, तो ध्रुवों पर जाना जब बढ़ जाए यानी 111.700 किलोमीटर हो जाए ना। और भूमध्य रेखा एकमात्र अक्षांशीय वृत्त है जो ग्लोब का दो बराबर भागों में बांटता है, यानी भूमध्य का द्वारा अक्षांशीय वृत्त दोनों बराबर भागों में बांटते हैं। फिर देशांतर क्या है, किसी स्थान का प्रधान देशांतर रेखा से भूमध्य रेखा के तल पर बिना कोणीय चाप ही देशांतर होता है। ग्लोब पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा ध्रुव वृत्त देशांतर रेखा ये यामोत्तर रेखा कहलाती है। बाद में अपन बेरो की प्रधान देशांतर रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से गुजरती है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर लगभग 32 किलोमीटर या 30 डिग्री अक्षांश वृत्त पर 96.5 किलोमीटर 60 डिग्री अक्षांश 55.4 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर शून्य होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। वो क्वेश्चन पूछ ले 180 डिग्री देशांतर ने के कहा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। देशांतर रेखाएं किन मिला उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मिला है। और कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। कौन कौन सी 0 डिग्री 180 179 पूर्वी 179 पश्चिमी होती है। ग्लोब पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है जिसे गोर कहते हैं। गोर जबकि किन्हीं दो संलग्न अक्षांश वर्तों को कटिबंध कहते हैं। वो भी छोटा सा क्वेश्चन अपन पूछ ले भाई। ग्लोब पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की स्थिति को गोर कहते हैं जबकि किन्हीं दो संलग्न अक्षांश वर्तों के बीच को कटिबंध कहते हैं। मापने प्रत्येक प्रक्षेप की रचना किसी दी गई मापने के अनुसार की जाती है। मापने प्रक्षेपों का वर्गीकरण मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया जाता है। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर होता है, एक तो एक गुण के आधार पर होता है और एक कौन किसके आधार पर होता है, रचना विधि के आधार पर होता है। तो तीन प्रकार के हो गए ना। तो पहला पढ़ेंगे प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। इसके आधार पर मानचित्र दो प्रकार का है। प्रकाश का आधार पर दो प्रकार का, एक संदर्श मानचित्र प्रक्षेप होता है, एक असंदर्श मानचित्र होता है। संदर्श में जब ग्लोब या पृथ्वी बने अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप स्तर पर बिंदु से प्रकाश स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाता है तो मानचित्र प्रक्षेप कहलाते हैं। इन्हें ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। संदर्श मानचित्र प्रक्षेप ने क्या कहा, ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहा। असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए जाते। संदर्श व नवीन तो प्रकाश स्रोत याद रखना, प्रकाश स्रोत प्रकाश संदर्श होता है ना, उसमें गणितीय विधि रागनी है गुण के आधार पर। इस आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को वर्गों में विभाजित करते हैं। यथाकृति या शुद्ध आकृति प्रक्षेप ग्लोब स्थित स्थान की आकृति को जब मानचित्र शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो वह प्रक्षेप यथाकृति प्रक्षेप कहलाता है। यथाकृति को मतलब आकृति शुद्ध होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, मर्केप्टर वन वो यथाकृतिक हुआ, त्रिवी में वह ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप तीन ही मर्केप्टर त्रिवी में
ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। समक्षेत्रफल प्रक्षेप किसी प्रक्षेप पर दो अक्षांश व दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र तथा ग्लोब पर उस अक्षांश व देशांतर के मध्य वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल समान होता है तो ऐसे प्रक्षेप को समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहते हैं। बेलनाकार समक्षेत्रफल, मोलविड, सिनुसोइडल, ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र, बोन प्रक्षेप या शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप आते हैं। समक्षेत्रफल प्रक्षेप यथाकृति में आकृति शुद्ध होती है। समक्षेत्रफल में क्षेत्रफल समान होता है। और क्षेत्रफल समान होने की कौन कौन से, एक तो बेलनाकार समक्षेत्रफल, एक मोलविड, एक सिनुसोइडल, एक ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र, एक बोन प्रक्षेप आ जाते हैं। आगे देखो, मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण आसान नहीं, देख लें पहले। प्रकाश स्रोत के आधार पर दो प्रकार का हमें, एक संदर्श प्रक्षेप, एक असंदर्श प्रक्षेप होता है। रचना विधि के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, शंकु, बेलनाकार, मध्य, रूट। रचना के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, शंकु होता है, बेलनाकार होता है, मध्य होता है, रूट होता है। शंकु, बेलनाकार, मध्य, रूट, शंकु, बेलनाकार, मध्य, रूट, शंकु, बेलनाकार, मध्य, रूट। फिर गुण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं कि यथाकृतिक, समक्षेत्रफल, शुद्ध दिशा, शुद्ध दिशा और समदूरस्थ। दूरी समान होनी चाहिए, दिशा शुद्ध होनी चाहिए, समक्षेत्रफल आकृति होती है। बाद में प्रयोग के आधार पर संदर्श, असंदर्श। और फिर रचना विधि के आधार पर शंकु, बेलनाकार, मध्य, रूट। अंक का भी चेहरे का अलग अलग भाग ही। शंकु एक मानक अक्षांश, दो मानक, बोन, बहुशंकु, अंतर्राष्ट्रीय। बेलनाकार में भी पांच भाग ही, यथार्थ, संदर्श, बेलनाकार, सामान्य अथवा समदूरस्थ बेलनाकार, बेलनाकार समक्षेत्र, मर्केप्टर अथवा बेलनाकार यथाकृतिक। यानी मर्केप्टर को दूसरा नाम ही है बेलनाकार यथाकृतिक। और गोल का त्रिविमीय प्रक्षेप। बाद में मध्य के आधार पर प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार होते हैं, नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार। मध्य प्रक्षेपण तल की स्थिति के आधार पर ध्रुवीय मध्य, तीर्यक मध्य, विषुवतीय मध्य। और नेत्र स्थान के आधार पर नमोनिक, त्रिविमीय, लंबकोणीय। अब देखो, शुद्ध दिशा प्रक्षेप किसी प्रक्षेप में दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरलरेखा की दिशा ग्लोब पर उन्हीं दो स्थानों को मिलाने वाले वृत्त के समान होती है तो इसे प्रक्षेप को शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं। जैसे मर्केप्टर, ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप शुद्ध दिशा, मर्केप्टर भी है, शुद्ध आकृति भी है, शुद्ध दिशा भी है। और ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप शुद्ध दिशा प्रक्षेप होते हैं। समदूरस्थ अथवा शुद्ध मापनीय प्रक्षेप इन प्रक्षेपों में एक या दो बिंदुओं में सभी दिशाओं के मापक्रम की संगति को बनाए रखता। रचना विधि के आधार पर इस आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को चार भागों में विभाजित करता है। शंकु प्रक्षेप है, बेलनाकार है, मध्य, रूट है। शंकु है, बेलनाकार, मध्य, रूट। शंकु, बेलनाकार, मध्य, रूट। शंकु, बेलनाकार, मध्य, रूट। यह भी पूछ सका अपन रचना विधि का आधार पर कौन सो कोणीय, कौन सो प्रकाश का आधार पर कौन सो रूट है वो है, तो याद रखना है शंकु, बेलनाकार, मध्य, रूट। बाद में अंक का भी प्रकार याद रखना। शंकु प्रक्षेप ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक सरल शंकु प्रक्षेप होता है, इस प्रक्षेप में मात्र एक मानक अक्षांश होता है। संशोधित शंकु प्रक्षेप, इसमें मानक अक्षांशों की संख्या एक से अधिक होती है, गणितीय विधियों के अनुसार बनाया जाता है। बोन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप इसके उदाहरण है। फिर मानक अक्षांश, जिस अक्षांश वर्ग पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसे मानक अक्षांश कहा जाता है। शंकु प्रक्षेप पर समस्त पृथ्वी का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता, इसमें विषुवत रेखा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह प्रक्षेप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। मतलब है ना, शंकु प्रक्षेप का बारे में पूछ लेना अपन के, शंकु प्रक्षेप कौन से क्षेत्रों के लिए है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए है, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए है, या कौन से के लिए है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय। क्योंकि शंकु को आकार देखो, यहाँ त्रिभुज को आकार को बढ़ा है ना, जब वो बीच में शीतोष्ण को भाग हुए ना 30 डिग्री 60 डिग्री तान को, तो 30 डिग्री 60 डिग्री का बीच को क्षेत्र होना शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी को मान बनावाई का माने। बाद में प्रमुख शंकु प्रक्षेप, एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप का 5 प्रकार हुए ने, जब पांचों प्रकार अपन पढ़ना ही एक पहले पढ़ना है। एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप, इस प्रक्षेप में ध्रुव एक चाप के रूप में होता है। ध्रुव चाप के रूप के मतलब यह चापाकार नहीं, तो ध्रुव एक बिंदु के रूप में होना चाहिए, लेकिन ध्रुव एक चाप के रूप में होता है। याद रखना, सभी देशांतर रेखाएं यूँ मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है पर अन्य अक्षांश पर नहीं होती। सभी देशांतर रेखाओं व मानक अक्षांश, देशांतर तो उससे शुद्ध हुए लेकिन मानक अक्षांश पर मापनी एक पर ही शुद्ध हुआ है, जो को वो मानक 45 डिग्री लिया 60 डिग्री लिया विपरीत शुद्ध हुआ अपन। और इसे समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं, इसको नाम भी पूछ ले, समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप कहते हैं। किसको कहते हैं? एक मानक शंकु को कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींची गई है। सकेंद्रीय वृत्तों के चाप होते हैं जिनके बीच की दूरी एक समान होती है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अक्षांश व रेखाएं एक दूसरे को। इस प्रक्षेप में केवल एक ही गोलार्ध का मानचित्र बनाया जाता है। बट है ना, परीक्षा में कैसे 4 का तनाशी भाई एक ही मानचित्र एक ही गोलाकार में बनाया जाता है, दोनों गोलार्ध के लिए उपयुक्त है, तो बिना अपन याद रखना पे एक ही गोलार्ध के लिए मानचित्र बनाया जाता है। देख लो शंकु प्रक्षेप को। और देखो
फिर सीधी सीधी लाइन ने देशांतर सीधी जनाए शुद्ध की शंकु का बदला में ध्रुव है ना इन चाप के रूप में दर्शाया हुआ है। और एक मानक अक्षांश 45 डिग्री मानी अमानक अक्षांश शुद्ध है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कमी आती है। और क्वेश्चन भी पूछेंगे बढ़ती है घटती है तो कमी आती है। अगला क्वेश्चन, अरे एक मानक शंकु इस प्रक्षेप पर मध्य अक्षांश व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है जिसका अक्षांशीय विस्तार नगण्य है परंतु देशांतरीय विस्तार मानक अक्षांश के सारे विस्तृत है, जैसे बाल्टिक देश। अब अपन एग्जाम्पल पूछला भाई, बाल्टिक देश है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है या ट्रांस कैनेडियन रेलवे है, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र है, अमेरिका व कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आप क्यों प्रदर्शित करना, तो इसके लिए याद रखना एक मानक शंकु, बाद में दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप सभी देशांतर रेखाएं व दोनों मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। मतलब एक शंकु दो शंकु में याद रखनी है कि भाई देशांतर तो सारा का सारा शुद्ध हुए लेकिन अक्षांश ओनली जो मानक माना ना वो शुद्ध हुआ है। कम अक्षांश से विस्तार परंतु अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के लिए अधिक उपयुक्त है। यार इसका एग्जाम्पल याद रखना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मंगोलिया, कनाडा आदि होते हैं दो मानक अक्षांश पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोन प्रक्षेप, इससे क्वेश्चन पक्का ही आता है। बोन प्रक्षेप सर्वप्रथम रिगोवर्ट बोन द्वारा निर्मित किया गया था। ये एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है जो समचित्र होता है। बोन प्रक्षेप में याद रखना है कि एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है जो समचित्र होता है। केवल केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी जबकि अन्य वर्गाकार होती है। एम ओनली ने बाकी मायने तो देशांतर शुद्ध ही एकदम सीधी सीधी लाइन ही, जबकि बोन में याद रखना बोन बोन उगो वो मतलब यहाँ राख लो बोन यानी कुड़गो वो कुड़गो मतलब देशांतर ओनली एक मानक देशांतर सिद्धि उसी बीच की केंद्रीय ओर से यहाँ वर्गाकार उसी। बोन प्रक्षेप का रेखा जाल सेंसन फ्लेमस्टीड के समचित्र प्रक्षेप में समांतर रखता है। केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध है, इससे दूरी बढ़ने के साथ साथ विकेंद्रित बढ़ती जाती है। बोन प्रक्षेप में सभी अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्धता है ध्रुव शुद्धता से एक बिंदु के रूप में। हाँ, अब ध्रुव है भी नापा बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अतिदेर ध्रुव नापा के रहा एक चाप के रूप में प्रदर्शित कर रहा। ठीक है, बाद में अफ्रीका को छोड़कर बोन प्रक्षेप अफ्रीका को छोड़कर अन्य महाद्वीपों के मानचित्र बनाने के लिए तथा कम देशांतरीय विस्तार वाले क्षेत्रों के लिए प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है। जैसे मतलब अफ्रीका को छोड़कर अन्य महाद्वीपों के लिए बोन प्रक्षेप, क्योंकि अफ्रीका तो दो महाद्वीप दो बामावे ने उत्तरी ध्रुवीय जना को नहीं बना उसका भी, चिली को, स्विट्जरलैंड को, फ्रांस को, बेल्जियम को जैसे छोटे देशों के स्थलाकृति मानचित्र बनाने हेतु उपयोगी होता है। भारत के मानचित्र की सामान्यतः बोन प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। बहुशंकु प्रक्षेप के अंदर ये देशांतर रेखा सीधी व मापनी शुद्ध होती है। बहुबोन प्रक्षेप सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। संशोधित शंकु प्रक्षेप जिसमें प्रत्येक अक्षांश वर्तमानक अक्षांश होते हैं। कम देशांतरीय विस्तार वाले छोटे क्षेत्रों के मानचित्र व यूएसए के विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति मानचित्र बनाए जाते हैं बहुकेंद्रीय शंकु में। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप होता है। संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप होता है ना, जिसमें 1:1 मिलियन मापने पर संपूर्ण संसार के स्थलाकृति चित्र बनाए जाते हैं। इस मिलियन सीट प्रक्षेप भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप को मिलियन सीट प्रक्षेप भी कहते हैं, जिसमें विश्व के 2222 स्थलाकृति मानचित्र बनाए गए। इस प्रक्षेप पर बनाए गए चित्रों में क्षेत्रफल तथा आकृति काफी हद तक शुद्ध रहती है। सर्वप्रथम एपेक ने स्थलाकृति चित्रों के लिए बहुशंकु प्रक्षेप के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप को अधिक उपयुक्त माना था। अभी का 5 प्रकार होगा शंकु का। अब है बेलनाकार प्रक्षेप। कागज के खोखले बेलन की बाहरी सतह पर बहुग्रीड प्रक्षेपित करने के पश्चात बेलन के कागज को सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश देशांतर रेखा जाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। सभी बेलनाकार प्रक्षेपों में सामान्य रूप से निम्न विशेषताएं पाई जाती है। सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई व बीच की दूरी समान होती है। सभी अक्षांश से प्रतिसिद्ध समान लंबाई के व एक दूसरे को समांतर होते हैं। ध्रुवीय रेखीय या आयताकार रूप से प्रदर्शित होते हैं। केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होने के कारण विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। गोल प्रक्षेप के अलावा सभी बेलनाकार प्रक्षेपों में समस्त अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा के समान होती है। फिर प्रमुख बेलनाकार प्रक्षेप कौन सा ही एक होता है संदर्शी यथार्थ नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप। संदर्शी यथार्थ नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप होता है। इसको इंग्लिश में देख लेना। केवल विषुवत रेखा की वास्तविक लंबाई की होती है तब मापनी केवल विषुवत रेखा पर शुद्ध होती है। यथार्थ संदर्श नोमोनिक बेलनाकार में केवल विषुवत रेखा की लंबाई ही होती है। इसका उपयोग विषुवत रेखीय क्षेत्रों को दर्शाने हेतु सीमित रूप में होता है। ग्लोब के केंद्र में प्रकाश स्रोत की स्थिति मान लेने के कारण इस प्रक्षेप को नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। बाद में देख लो इसे नोमोनिक
पद्म साधारण या समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप दूरी समान होती है। इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी व देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है। इस आधार पर इसे समदूरस्थ या प्लेट केरी भी कहा जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई भूमध्य की रेखा की लंबाई की आधी होती है। ये लाइनें याद रखनी है कि प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई की आधी होती है। यह प्रक्षेप भूमध्य रेखा के क्षेत्र को दर्शाने हेतु सीमित रूप से प्रयुक्त किया जाता है। समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप, इसे लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। देशांतर रेखा समान दूरी पर स्थित होती है। समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप विषुवत रेखा के अलावा समस्त अक्षांश रेखाओं की लंबाई वास्तविकता से अधिक होती है। ई का मायने वास्तविकता में अधिक हुआ है और बी का मायने अधिक हुआ है। समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड हो। इस प्रक्षेप के द्वारा भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से रबड़ है, केला है, चाय है, गन्ना है, चावल है, मक्का है, कॉफी है, नारियल आदि उष्णकटिबंधीय फसलों के उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। गोल का त्रिविमीय प्रक्षेप है संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप जिसमें दो मानक अक्षांश 45 डिग्री प्रत्येक अक्षांश गोल या त्रिविमीय प्रक्षेप का बारहमाही की ये संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है जिसमें दोनों मानक अक्षांश दोनों 45 डिग्री की होती है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर होती है अर्थात भूमध्य रेखा वास्तविक रूप से छोटी होती है इसमें गोल में। यह प्रक्षेप विश्व के सामान्य मानचित्र व शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों गेहूं के वितरण हेतु उपयोगी है। मर्केप्टर या बेलनाकार रेखाकृति प्रक्षेप सन 1559 में गिराइडस मर्केप्टर द्वारा एक समरूपी बेलनाकार मर्केप्टर प्रक्षेप का निर्माण किया गया था। एक शुद्ध दिशा नियमिताकृति प्रक्षेप है। इसमें केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। इसमें केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। मर्केप्टर शुद्ध दिशा प्रक्षेप होने के कारण इसका प्रयोग नौ संचालन पवन की दिशा महासागरीय जलधाराओं समय ज्यादा क्वेश्चन आवेंगे कौन सा प्रक्षेप को प्रयोग क्या के लिए किया जाए। नौ संचालन पवन के लिए, महासागरीय जलधाराओं के लिए। मर्केप्टर प्रक्षेप में जिस अनुपात में अक्षांश वृत्त के सारे पूर्व से पश्चिम दिशा में मापने में वृद्धि होती है उसी अनुपात में ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के सारे मापने में वृद्धि होती है। इस गुण के कारण ग्लोब या पृथ्वी के वक्राकार सतह पर दो स्थानों के मध्य की सही दिशा मानचित्र पर खींची गई सीधी सरल रेखा के समक्ष होती है। इसी सीधी रेखा को एक दिशा अनुपात या लैक्टोड्रम कहते हैं। यानी ओकेशन भी लैक्टोड्रम का प्रयोग क्या करें जाए मर्केप्टर प्रक्षेप में अर्थात इसी सीधी रेखा जो मर्केप्टर चार्ट पर दोनों स्थानों के मिलाती है उसी सीधी रेखा को एक दिशा अनुपात कहते हैं। मर्केप्टर प्रक्षेप पर वृत्तों की आवृत्ति वक्राकार होती है जो कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर झुके रहते हैं। फिर है शिरोबिंदु या मध्य प्रक्षेप। ग्लोब के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश व देशांतर रेखाएं जाल को शिरोबिंदु या मध्य प्रक्षेप कहते हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फिर इसके प्रकार मध्य प्रक्षेप के प्रकार असंदर्श प्रक्षेप इनमें दो प्रकार के होते हैं। मध्य समदूरस्थ ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ विषुवतीय मध्य दूरस्थ मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र विषुवतीय मध्य प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार होते हैं। ध्रुवीय मध्य समतल कागज ग्लोब को ध्रुवों पर स्पर्श करता है। भूमध्य रेखीय मध्य प्रक्षेप तिर्यक मध्य प्रकाश रोध की स्थिति के अनुसार संदर्श मध्य प्रक्षेपों का प्रकार एक तो केंद्रक प्रक्षेप होता, एक त्रिविमीय प्रक्षेप होता, एक लंबकोणीय होता। केंद्र को भी तीन भागों में बांटा गया नौमोनिक ध्रुवीय मध्य, नौमोनिक विषुवतीय और नौमोनिक तिर्यक। एक तो मतलब ध्रुव ऊपर, एक भूमध्य बीचों बीच और एक तिर्यक बीच में। त्रिविमीय प्रक्षेप इस प्रकार के स्रोत की स्थिति ग्लोब पर प्रक्षेपण तल के व्यासत विपरीत बिंदु पर होती है। इसे तीनों भागों में बांटा गया त्रिविमीय ध्रुवीय मध्य, त्रिविमीय विषुवतीय और त्रिविमीय तिर्यक। फिर लंबकोणीय में ध्रुवीय विषुवतीय और तिर्यक हो जाएगा। लंबकोणीय में ध्रुवीय और विषुवतीय होता है। फिर असंदर्श ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप ध्रुव एक बिंदु के रूप में होता है। देखो ये डायग्राम देखो, ध्रुव एक बिंदु के रूप में होता है, बीच में है जिसे केंद्र मान करके अक्षांश वृत्त खींचे जाते हैं। इस प्रक्षेप में 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों तक शुद्धता मापी पाई जाती है। इस प्रक्षेप पर केवल एक गोलार्ध प्रदर्शित किया जाता है। एक गोलार्ध ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप में एक ही गोलार्ध प्रदर्शित किया जाता है। विषुवत रेखीय मध्य दूरस्थ प्रक्षेप भूमध्य रेखीय वायु मार्ग एवं नौ संचालन मानचित्र निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। विषुवत रेखीय का फिर ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप लैम्बर्ट का ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। इसी लैम्बर्ट का अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों के
भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विषुवत रेखीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। केंद्रीय मध्य रेखा एक सरल रेखा होती है। शेष सभी देशांतर रेखाएं वृत्तचाप के रूप में होती है। इस प्रक्षेप के द्वारा मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका दर्शाया जाता है। संदर्श मध्य नौमोनिक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। नौमोनिक ध्रुवीय मध्य में देखो, इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा प्रदर्शित नहीं की जाती। केवल एक ध्रुव का प्रदर्शन और ध्रुव से प्रत्येक और दिशा शुद्ध होती है। ध्रुव में 30 डिग्री तक आकृति बहुत शुद्ध रहती है, परंतु इसके पश्चात अशुद्धि बढ़ने लगती है। आर्कटिक क्षेत्र में नौ संचालन तथा सामान्य उद्देश्य मानचित्र बनाने हेतु उपयोगी है। नौमोनिक विषुवत रेखीय मध्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप में ध्रुवों का प्रदर्शन नहीं होता है। नौमोनिक विषुवत रेखीय मध्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप में ध्रुवों का प्रदर्शन नहीं होता है। इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा से 30 डिग्री अक्षांश तक के प्रदेशों की आकृति का सही प्रदर्शन होता है। इस प्रक्षेप द्वारा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाए जाते हैं। नौमोनिक तिर्यक मध्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप में दोनों ध्रुवों और संपूर्ण विषुवत रेखा को एक सरल रेखा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इस प्रक्षेप का उपयोग नौ संचालन में रिक्टर प्रक्षेप के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें आकृति और क्षेत्रफल बहुत शुद्ध रहता है। त्रिविमीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप में एक ध्रुव पर प्रक्षेप स्पर्श करवाकर दूसरे ध्रुव प्रकाश स्रोत की कल्पना की जाती है। यह प्रक्षेप यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। इसका उपयोग समस्त पृथ्वी को दो गोलार्धों में प्रदर्शित व अलग अलग महाद्वीपों के मानचित्रण हेतु उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बहुत ही कम है। विनायक विषुवत रेखीय मध्य प्रक्षेप। यह भी यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। इसमें दोनों ध्रुव बिंदु के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में नौ संचालन में उसके समीप स्थित छोटे छोटे क्षेत्रों को मानचित्र निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। फिर त्रिविमीय तिर्यक मध्य। इस भूमध्य रेखा सरल रेखा के रूप में न होकर के वृत्तचाप के रूप में होती है। इस प्रक्षेप में केवल एक ध्रुव प्रदर्शित होता है। इस प्रक्षेप का उपयोग मध्य अक्षांश से नौ परिवहन में किया जाता है। ये एक अन्य त्रिविमीय मध्य प्रक्षेपों की तुलना में अधिक उपयोगी होता है। फिर है लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। यह प्रक्षेप ध्रुवों पर प्रक्षेपण सतह के स्पर्श तथा उस पर अनंत दूरी से प्रकाश के आने की कल्पना पर आधारित है। इसमें केवल एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जाता है। खगोलीय मानचित्र के लिए विशेष उपयोगी है। यूएसए में आर. ई. हैरिसन ने ए और एटलस फॉर अमेरिका नामक मानचित्रावली का निर्माण इसी प्रक्षेप पर किया था। फिर है लंबकोणीय विषुवत रेखीय मध्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप पर एक गोलार्ध पूर्व या पश्चिम ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्षेप में दोनों ध्रुव बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है। त्रिविमीय प्रकार के प्रक्षेप सामान्यतः यथाकृतिक व सिद्ध दिशा, जबकि लंबकोणीय प्रक्षेप सामान्यतः समक्षेत्र पर होते हैं। रूढ़ किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इच्छानुसार निर्धारित किए गए सिद्धांतों पर बनाए गए प्रक्षेप को रूढ़ प्रक्षेप कहते हैं। इनकी आकृति अत्यंत संशोधित व परिवर्तित होती है। तो रूढ़ प्रक्षेप निम्न है। एक दो गोलाकार प्रक्षेप होता है। इसकी रचना फादर फोरेनियस द्वारा 1643 ईस्वी में की गई थी। इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा में केंद्रीय देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है। इस प्रक्षेप का सबसे बड़ा गुण है अधिक विकृति का न होना। वृत्तीय मापने पर पृथ्वी के गोलार्ध मानचित्र के निर्माण के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्षेप में पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध दो पृथक गोलार्ध द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। मोलविड का समक्षेत्र प्रक्षेप। ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप जिसमें 1805 में कार्ल वेर्डन मोलविड ने बनाया था। प्रधान देशांतर रेखा सीधी 90 डिग्री, देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार, अन्य देशांतर रेखाएं दीर्घवृत्ताकार होती है, अतः इसे दीर्घवृत्तीय प्रक्षेप भी कहते हैं। प्रधान देशांतर रेखा भूमध्य रेखा की आधी होती है। इसमें मोलविड में प्रधान देशांतर रेखा भूमध्य रेखा की आधी होती है। इसमें सभी अक्षांश रेखाएं सीधी समांतर एवं इनके बीच का अंतराल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। इनमें दोनों ध्रुव चपटे होते हैं। दोनों 90 डिग्री देशांतर रेखाएं मिलकर एक वृत्त का निर्माण करती है। और क्वेश्चन पूछेड़ो है कि दोनों 90 डिग्री देशांतर पूर्व पश्चिमी रेखाएं मिलकर वृत्त का निर्माण करती है। मोलविड का समक्षेत्र प्रक्षेप में संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए मोलविड प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र में विकृति आने के कारण वर्तमान समय में इसके स्थान पर विच्छिन्न मोलविड प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। फिर विच्छिन्न मोलविड प्रक्षेप। इस प्रक्षेप का निर्माण 1916 में जे पॉल गुडी द्वारा किया गया था। इस गुडी का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों को उत्तरी गोलार्ध में एक बार व दक्षिणी गोलार्ध में 2 बार विच्छिन्न किया जाता है, परंतु मध्य रेखा अविच्छिन्न रहता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य भागीय प्रदर्शन हेतु इस प्रक्षेप में निम्न देशांतर रेखाओं को भूमध्य रेखा पर लंबवत बनाते हैं। उत्तरी अमेरिका 90 डिग्री पश्चिमी, यूरेशिया 75 डिग्री पूर्वी, दक्षिणी अमेरिका 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अफ्रीका 20 डिग्री पूर्वी, ऑस्ट्रेलिया 135 डिग्री पूर्वी देशांतर। बाद में सिनुसोइडल मानचित्र। इस प्रक्षेप का सर्वप्रथम 1650 में निकोलसन
सेंसर ने बनाया था, परंतु इसका प्रयोग 1700 ईस्वी में जॉन फ्लेमस्टीड ने किया था। केंद्रीय मध्य रेखा के अलावा सभी देशांत रेखाएं ज्यावक्रीय होती है, इसलिए इसे सिनुसोइडल प्रक्षेप भी कहते हैं। ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप जिसमें बॉर्न प्रक्षेप का विशिष्ट रूप माना जाता है। इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश रेखाएं सीधी सरल रेखा में होती है। केंद्रीय मध्य रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। अब जितना भी क्वेश्चन आया है क्वेश्चन ये चैप्टर यह है एलिमेंट ऑफ कार्टोग्राफी पुस्तक इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैप प्रोजेक्शन ए गाइड टू मैप प्रोजेक्शन इन इंट्रोडक्शन टू मैप वर्क एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। आगे की पुस्तक है का लेखक कौन है? तो एक आंसर ऑप्शन ही है, मतलब एलिमेंट ऑफ कार्टोग्राफी को रॉबिन्सन की है। एलिमेंट ऑफ कार्टोग्राफी रॉबिन्सन की है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैप प्रोजेक्शन स्टीयर्स की है। ए गाइड टू मैप प्रोजेक्शन बोयरे की है। इन इंट्रोडक्शन टू मैप एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी किसकी है? ये है बिगोट की। अगला क्वेश्चन है देशांतरों के सारे वृत्त बनता है दो प्रतिध्रुवित देशांतरों के मिलाने से। सभी प्रकार के मानचित्रों में कुछ विकृति अवश्य रहती है, क्योंकि त्रिआयामी पृथ्वी की वक्राकार सतह का प्रदर्शन मानचित्र के रूप में द्विआयामी कागज की सतह पर करना होता है। मतलब विकृति तो रहा 3D इन 2D में प्रदर्शित करना। कौन सा जल मार्ग वृत्त है? केवियन, योकोहामा, लंदन, मुंबई, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क। तो वैंकूवर, योकोहामा। मानचित्र प्रक्षेपों की संकल्पना सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी। तो मानचित्र प्रक्षेपों की संकल्पना हिप्पार्कस ने दी थी। मोलविड प्रक्षेप नियम में से किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? तो मोलविड में समक्षेत्र बल होता है। निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप के सभी अक्षांश मानक अक्षांश होते हैं? तो बहुशंकुआकार प्रक्षेप के होते हैं। मर्केप्टर प्रक्षेप पर शुद्ध दिक्मान सुरक्षित रखा जाता अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ाकर। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप संशोधित रूप है तो बहुशंकुआकार प्रक्षेप का। निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप में वृत्त एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मर्केप्टर प्रक्षेप। भारत का मौसम मानचित्र बनता है बॉर्न प्रक्षेप पर। दो स्टेशनों के मध्य वायुयान उड़ता है वृत्त मार्ग पर खींची गई एक दिश जीवाओं पर। निम्न में से जिस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु में प्रदर्शित नहीं होता वह है एक प्रधान अक्षांश से शंकुआकार प्रक्षेप। सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म को बनाए रखने में प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है, यानी सतत और सही दिशा। मर्केप्टर। किसी विशेष प्रक्षेप की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। समांतरों को संकेंद्रित वृत्तों द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा को निरूपित नहीं किया जा सकता। यह नाविकों के लिए उपयोगी है, ध्रुवों के प्रति छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। कौन सा प्रक्षेप की विशेषता? ध्रुवीय की, सरल की या मर्केप्टर की, ज्यावक्र की? तो यह आप बताओ कौन से प्रक्षेप की हैं ये? ये ध्रुवीय मध्य की हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौ संचालन अपने साथ एक मर्केप्टर चार्ट तथा एक नोमोनिक चार्ट दोनों का निर्धारित करने के लिए ले जाते हैं। तो इनमें से किसी एक के द्वारा रम लाइन को, इनमें से किसी एक के द्वारा रम लघुत्तम मार्ग को, नोमोनिक द्वारा रम लाइन को और मर्केप्टर द्वारा लघुत्तम मार्ग को। तो मर्केप्टर द्वारा तो रम लाइन तथा नोमोनिक द्वारा लघुत्तम मार्ग। इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मानचित्र प्रक्षेप सरल नियमित ग्राफ पेपर से सममित होता है? तो ये होता है सरल बेलनाकार प्रक्षेप। बहुशंकुक प्रक्षेप के गुणधर्म के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये जितने अक्षांश वृत्त हैं उतने ही खोखले शंकुओं के अतिव्यापन को निरूपित करता। सही बात है। सभी शंकु अक्षांश के संगत समानांतर के अनुदिश गोले से परिचय। सही बात। अक्षांश के वृत्त संकेंद्रीय वृत्त अगलत बात है। यह न तो यथाकृतिक है नहीं ही समक्षेत्र। ये सही बात है। अगला क्वेश्चन है बॉर्न प्रक्षेप के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही है ए और बी। सभी अक्षांश एक ही केंद्र पर खींचे गए वृत्त की चाप हैं और सभी देशांत रेखाएं सरल रेखा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है मर्केप्टर प्रक्षेप एक यथाकृतिक प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप पर अक्षांश व देशांतर की लंबाई में समानुपाती होती है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में किस पर भूमध्य रेखा की लंबाई का सही प्रदर्शन नहीं होता है? गोल प्रक्षेप पर
और मौलवी प्रक्षेपण। मर्केप्टर प्रक्षेप जाना जाता है बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेपी को उपनाम में पूछ लियो। इनमें से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को प्रदर्शित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानचित्र समक्षेत्र पर मर्केप्टर एक मानक अक्षांश वाला या बहुशंकु आकार। तो ट्रांस साइबेरियन को प्रदर्शित करता एक मानक अक्षांश वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप शंकु आकार तथा बेलनाकार प्रक्षेप को संशोधित रूप कहा जाता है? तो ग्लोब्यूलर। इनमें से किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं में मापक शुद्ध होता है? साइनोसॉइडल। सभी अक्षांश। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में किस में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी केंद्र से बाहर की ओर घटती जाती है? केंद्र से बाहर की ओर ध्रुवीय मध्य लंब कोणीय में घटती है। केप कोइरा रेल मार्ग को दर्शाने के लिए मानचित्र हेतु किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? तो केप कोइरा रेल मार्ग को सिनुसोइडल। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेप में से कौन विश्व में गेहूं की कृषि का दर्शाने हेतु सबसे उपयुक्त है? तो मोलवीड। निम्न में से कौन सा कथन द्वितीय मानक शंकु प्रक्षेप के लिए सत्य है? तो दोनों परिमाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक में घटाव देखा जाता है। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेप में कौन सा एक किसी दूसरे मानचित्र प्रक्षेप का संशोधित रूप नहीं है? साधारण बेलनाकार प्रक्षेप का नाम और प्रकार बताना है। सैमसन प्लेमस्टीन की को है तो शंकु आकार को है। मोलवीड रूड को है गोल बेलनाकार भूमध्य रेखीय नमनीय द्विदिन से। इनमें से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप विश्व के रबर उत्पादन क्षेत्रों के लिए दर्शाया जाता है? तो बेलनाकार।